कुछ रास्ते सिर्फ एक बार चलने के लिए होते हैं और कुछ कर्ज इस दुनिया में नहीं बल्कि अगली दुनिया में चुकाने होते हैं। एक गर्मी की शाम हमेशा की तरह 3 आदमी हरी की चाय की दुकान पर बैठे थे। उसकी मीठी कड़क चाय के बिना शाम कभी अधूरी नहीं लगती थी, लेकिन आज रात कुछ अलग था। रमेश भैया, आज आप देर से आए। सूरज भी आपसे पहले पटरियों पर पहुंच गया। बुजुर्ग कहते हैं चाय और शब्द दोनों को धीरे धीरे पीना चाहिए। लेकिन भैया, आज तो आप कुछ बड़े बड़े ख्यालों में डूबे हुए लग रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ चीजें चाय हल नहीं कर सकती हरी, लेकिन हाँ, चाय उन्हें सुन सकती है। भैया एक बात बताओ, क्या तुम्हें रात में ये पंक्तियां सपने में आती हैं? नहीं, मैं अपने सपनों में चलता हूँ, उनकी फुसफुसाहट सुनता हूँ, फिर उन्हें अपनी चाय में मिलाकर पी लेता हूँ। ओह शास्त्री जी, नमस्ते। बहुत दिनों से नहीं मिले। हरी, आज रात मैं सिर्फ चाय पीने नहीं आई, मैं अपनी कहानी लेकर आई हूँ। कड़वी, मीठी और अभी भी जलती हुई। शास्त्री जी, ये गंभीर बात है। आपके मन में क्या है? आज रात मैं जो साझा करने आया हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरा अतीत है और शायद मेरा अधूरा वर्तमान। कई साल पहले मैं अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव में शिक्षक था। एक शांत जिंदगी, किताबों के बीच, बच्चों के बीच और पुरानी यादों के बीच। लेकिन किस्मत ने मुझे एक ऐसी याद से रूबरू कराया जो मैं सोचती थी कि मैं पीछे छोड़ आई हूँ। उसका नाम राजली था। वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी थी जो कभी अपने आखिरी पन्ने तक नहीं पहुंची। एक वादा जो अनुत्तरित रह गया, एक चाय जो बिना पिए रह गई। तो क्या हुआ? तुम दोनों ने क्यों नहीं? क्योंकि हर गांव में चुनाव होते हैं और ये चुनाव सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बांट देते हैं। ये दिलों को भी बांट देते हैं। उसके परिवार ने और मेरे परिवार ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। वो चली गई, कोई अलविदा नहीं, कोई नोट नहीं, बस चली गई। और फिर तुम उससे फिर कभी नहीं मिले? 1 साल बाद ये मुझे याद आया। मेरे लिए उसके आखिरी शब्द शिवनगर नाम की जगह से लिखे गए, जहां वो अपने पति के चले जाने के बाद अकेली रहती थी। अगर तुम कभी शिवनगर आओ तो मेरे दरवाजे से वापस मत लौटना, बस अंदर आ जाना। मैंने कोशिश की, मैंने इंतजार किया। डर, कर्तव्य, बहाने हमेशा मुझे रोकते रहे। फिर एक दिन मैंने तय किया कि अब बहुत हो गया। मैं ट्रेन में चढ़ गया, हाथ में ये खत लेकर और सीने में 1 साल पुरानी धड़कन लेकर। लेकिन उसके पास जाने का एकमात्र रास्ता श्मशान घाट से होकर गुजरता था और यहीं सब कुछ बदल गया। क्या हुआ शास्त्री जी? ट्रेन ने मुझे स्टेशन पर उतार दिया। दुकानदार ने मुझे चेतावनी दी, रात में श्मशान घाट वाली सड़क पर मत जाना। आवाजें तुम्हें बुला रही हैं, परछाइयां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। लेकिन मैं बस उसकी आवाज सुनना चाहता था, भले ही वो सिर्फ उसकी परछाई ही क्यों ना हो जो मुझे बुला रही हो। मैं चलता रहा, रात और ठंडी होती गई और फिर मैंने यह आवाज सुनी, लक्ष्मी। राजली, क्या ये तुम हो? क्यों तुम्हें इतनी देर लग गई? उसकी आंखों में अब भी वही सवाल था जो बरसों पहले था। मैं उसके पास कभी क्यों नहीं आया? राजली, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो आकृति कोहरे में गायब हो जाती है। बस फुसफुसाहट रह जाती है। बहुत देर हो चुकी है। क्या यह सचमुच वह थी? ये वही थी, या कम से कम उसका वो हिस्सा जो अभी भी उस सड़क पर मेरा इंतजार कर रहा था। शास्त्री जी, आप ठीक तो होंगे? शायद आपको आराम करना चाहिए। आराम? नहीं, अभी नहीं। जब तक वो आराम नहीं कर लेती, आज रात मैं फिर उस रास्ते पर चलूंगा। शायद इस बार वो इंतजार करना बंद कर देगी। शास्त्री जी, ये सुरक्षित नहीं है। अंधेरा होने के बाद आप जानते ही हैं लोग उस सड़क के बारे में क्या कहते हैं। रघु उसे बाहर कोहरे में गायब होते देखता है। एक पल के लिए रघु को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक और धुंधली सी आकृति, एक औरत पुरानी साड़ी पहने शास्त्री जी से कुछ कदम पीछे चल रही है। उसकी चूड़ियां चांदनी में हल्की सी चमक रही हैं। राजली, मैं आ गया, जैसा मैंने वादा किया था। कहाँ? तुम कहाँ हो? उसे अकेले नहीं जाने दे सकता। वो रास्ता ठीक नहीं है। शास्त्री जी, आप कहाँ हैं? तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? उसने इतनी देर इंतजार किया। ये तुम्हारा कर्ज है, तुम्हारा वादा। हम कहानी खत्म कर सकते हैं। चला।
रघु उसे बाहर कोहरे में गायब होते देखता है। एक पल के लिए रघु को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक और धुंधली सी आकृति, एक औरत पुरानी साड़ी पहने शास्त्री जी से कुछ कदम पीछे चल रही है। उसकी चूड़ियां चांदनी में हल्की सी चमक रही हैं। वहां उसे एक पुराना पत्र दिखाई देता है और वो उसे पढ़ता है। धन्यवाद अपना वादा निभाने के लिए। रघु पीछे मुड़कर देखता है और बस एक पल के लिए उसे दो धुंधली आकृतियां हाथ में हाथ डाले चलती हुई दिखाई देती हैं, जो कोहरे में विलीन हो जाती हैं। फिर कुछ नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने रघु को चाय की दुकान पर चुपचाप बैठा पाया। अभी जो शास्त्री जी कहाँ हैं? क्या तुम्हें वे मिल गए? उसने उसे ढूंढ लिया। कुछ रास्ते सिर्फ एक बार चलने के लिए होते हैं और कुछ कर्ज इस दुनिया में नहीं बल्कि अगली दुनिया में चुकाने होते हैं। एक धुंध भरी रात में एक भूले बिसरे गांव के किनारे एक कहानी वहीं खत्म हो गई जहां से शुरू हुई थी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवलपुर में एक पुराना हवेली नुमा महल था, जिसे लोग वीरान कोठी कहते थे। वहाँ कभी एक रईस परिवार रहता था, पर गांव वाले वहाँ जाने से डरते थे। रात को वहाँ से अजीब चीखों और हंसी की आवाजें आती, जैसे कोई औरत रोते रोते हंस रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कोठी में एक चुड़ैल रहती है, जिसका नाम चंद्रकला था। वह कभी एक सुंदर स्त्री थी, जिसे उसके पति ने दहेज के लालच में जिंदा जला दिया था। मरते समय चंद्रकला ने शपथ ली थी कि वो इस कोठी में लौटेगी और उसे बर्बाद करने वाले हर इंसान से बदला लेगी। उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी और धीरे धीरे उस कोठी में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में एक युवक था, राघव। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक पत्रकार बनना चाहता था और उसे लगा कि अगर वह इस चुड़ैल की सच्चाई पता लगा ले तो उसका नाम होगा। एक रात वह कैमरा और टॉर्च लेकर कोठी में गया। कोठी के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान, फर्श पर राख और जलने की गंध। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह डर गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी में औरत आई, जिसके बाल बिखरे थे, आंखें गहरी काली और चेहरा जला हुआ। वो हौले से बोली, क्यों आए हो मेरे पास? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। मैं वो हूँ जिसे इंसान की हवस ने मारा। अब हर अमावस की रात में अपने दर्द का हिसाब मांगती हूँ, पर तुम निर्दोष हो। जाओ, इस कोठी की सच्चाई सबको बता देना। इतना कहकर वह गायब हो गई। राघव किसी तरह भागकर गांव वापस आया। वह बुखार में पड़ गया और कई दिन तक कुछ बोल नहीं पाया। जब ठीक हुआ तो उसने चंद्रकला की कहानी पर एक लेख लिखा, जिसने उसे मशहूरी तो दिलाई, पर उसने कभी फिर उस कोठी की ओर रुख नहीं किया। आज भी नवलपुर के लोग कहते हैं कि हर अमावस की रात उस कोठी से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती है, और अगर कोई लालच या जिद में वहां गया तो कभी लौटकर नहीं आया। करें। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।